हेलो दोस्तों, आपके अपने चैनल स्टडीज जंक्शन में आपका स्वागत है। दोस्तों, भाग 5 की हम बात कर रहे थे, जिसमें हम राष्ट्रपति शुरू कर चुके थे। आज हम देखेंगे राष्ट्रपति चुनाव से स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, इस क्लास की पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल से प्राप्त कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। दोस्तों, अन्य क्लासेस का भी लिंक आप डिस्क्रिप्शन से प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, शुरू करते हैं। राष्ट्रपति का जो चुनाव था दोस्तों, ये 16वें नंबर का था। दोस्तों, राष्ट्रपति चुनाव में लोकसभा, राज्यसभा और विधान परिषद के मेंबर भाग लेते हैं। लोकसभा में 543 मेंबर जो दोस्तों 2 मनोनीत होते हैं उनको हटा दिया गया है। राज्यसभा में 233 और विधानसभा के 4033 सदस्य। कुल मिलाकर दोस्तों 4809 लोग होते हैं, जिसमें से जो इस बार का चुनाव हुआ था दोस्तों द्रौपदी मुर्मू वाला, उसमें 4796 लोग ने ही वोट दिया। कुछ लोग थे बीमार पड़ गए या कुछ लोग जेल में हैं, इस कारण वो सदस्य वोट नहीं दे पाए। इनमें अधिकतम वोट की बात की जाए दोस्तों, अधिकतम वोट की वैल्यू कहाँ की है, तो दोस्तों यूपी की है। यूपी में दोस्तों एक एमएलए की वैल्यू कितनी होती है, तो 208 होती है। दोस्तों एक एमएलए की वोट की वैल्यू 208 सीट के बराबर होती है, 208 वोट के। न्यूनतम वोट की वैल्यू बात की जाए तो न्यूनतम वोट सबसे छोटा सिक्किम है दोस्तों, तो सिक्किम से ही होगा। एक एमएलए वहाँ के एक एमएलए की वोट की वैल्यू कितनी होगी दोस्तों, तो 7 होगी। सभी राज्यों के एमएलए के कुल वोट की वैल्यू कितनी है, 5.43 लाख। और एक एमएलए की वोट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो 5.43 लाख बटे 776 यानी 700। ये वोटों की गिनती है दोस्तों, इसको आप याद रखिए या फिर ऐसे छोड़ दीजिए, ज़्यादा उतना इम्पोर्टेंट है नहीं। सभी यदि एमपी की बात की जाए, सभी एमपी के वोट की वैल्यू तो 5.43 लाख। और कुल वोट की वैल्यू की बात की जाए एमएलए और एमपी को मिलाकर तो 5.43 और 5.43 यानी 10.86 लाख। हम देखते हैं दोस्तों, जो चुनाव हुआ था, चुनाव 2 उम्मीदवारों के बीच में हुआ। पहली थी एनडीए की सरकार और दूसरी कांग्रेस। एनडीए की तरफ से थी द्रौपदी मुर्मू जी और कांग्रेस की तरफ से थे यशवंत सिन्हा। द्रौपदी मुर्मू को उसमें 64% वोट मिले और यशवंत सिन्हा को 36%। और दोस्तों, जो द्रौपदी मुर्मू जी जीत गई, जीतने के बाद उन्होंने जो जीती और 18 जुलाई 2022 को वोटिंग हुई थी। जो राष्ट्रपति का चुनाव हुआ था दोस्तों, वो याद रखिएगा 18 जुलाई 2022 को वोटिंग हुई थी। दोस्तों, एक बात बताते हैं, यदि राष्ट्रपति का चुनाव होता है, यदि उसमें कोई विवाद होता है तो उसका निपटारा सुप्रीम कोर्ट करता है। इस बार राष्ट्रपति के चुनाव के पीठासीन अधिकारी की बात की जाए तो कौन से, तो वो थे पीसी मोदी जी थे। कार्यकाल की बात की जाए दोस्तों, राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है। राष्ट्रपति इसका मतलब राष्ट्रपति जो है यदि इस्तीफा देगा तो किसको देगा, तो उपराष्ट्रपति को देगा। और उपराष्ट्रपति यह बात सबसे पहले लोकसभा स्पीकर को बताएगा, इस्तीफा वाली बात। दोस्तों, यदि राष्ट्रपति का महाभियोग लगता है तो महाभियोग केवल राष्ट्रपति को हटाने के लिए महाभियोग शब्द का प्रयोग किया गया, इस बात को ध्यान रखिएगा। आप उपराष्ट्रपति या फिर महान्यायवादी अन्य राज्यपाल कोई भी हों, उनको हटाने के लिए महाभियोग का प्रयोग नहीं किया है, केवल राष्ट्रपति के लिए प्रयोग किया गया। और दोस्तों, राष्ट्रपति को यदि हटाना है तो आप केवल एक ही आधार है राष्ट्रपति को हटाने के लिए, यदि वो संविधान का उल्लंघन करता है तो ही आप महाभियोग लगा सकते हैं। महाभियोग हटाने के लिए दोस्तों संसद के सभी एमपी भाग लेते हैं, जिसमें दोस्तों निर्वाचित एमपी प्लस नॉमिनेटेड एमपी। ध्यान दीजिएगा, यदि राष्ट्रपति का चुनाव होता है तो उसमें नॉमिनेटेड एमपी भाग नहीं लेते हैं, लेकिन यदि हटाने की बात की जाए, महाभियोग की बात की जाए तो उसमें नॉमिनेटेड एमपी भाग लेते हैं। दोस्तों, जो हमारा महाभियोग है राष्ट्रपति का आर्टिकल 61 के अनुसार आप किसी भी सदन से शुरू कर सकते हैं, लोकसभा या राज्यसभा। राज्यसभा को यदि महाभियोग लाना है तो क्या करेगा नियम, उस सदन के 1/4 प्रस्ताव लाएगी, एमपीओ के 1/4 प्रस्ताव लाएगी। अब प्रस्ताव से 14 दिन पहले उपराष्ट्रपति को सूचना देगी कि भैया हम तुम्हारे लिए महाभियोग ला रहे हैं। वोटिंग की सदस्य क्या होता है दोस्तों, वोटिंग में देखिए, यदि वोटिंग पड़ती है महाभियोग की तो कुल सदस्य का 2/3 भाग होता है, यानी संविधान का सबसे बड़ा बहुमत महाभियोग के अंतर्गत आता है। मान लीजिए राज्यसभा में कुल 245 मेंबर हैं, तो 245 का 2/3 जो होगा 164 होगा। यानी यदि राज्यसभा में 164 लोग वोट दे देते हैं तो महाभियोग की प्रक्रिया राज्यसभा से पास हो जाती है। लेकिन मान लीजिए 100 वोटिंग के दौरान क्या हुआ, 180
मेंबर आए थे, वोटिंग में शामिल हुए, जिसमें से 164 लोगों को क्या करना है कि वोट चाहिए ही चाहिए। तो 164 लोग यदि देंगे तभी पास होगा। आप 245 आएंगे तभी भी 164, यदि उससे कम भी मेंबर आते हैं तभी भी 164 ही वोटिंग होनी चाहिए। मान लीजिए यहाँ से पास हो जाता है और चला जाता है लोकसभा में, तो लोकसभा के लिए भी वही कंडीशन है, सेम कंडीशन। उसमें 545 मेंबर हैं, तो 545 का 2/3 देखिए 362, मतलब 362 यदि वोटिंग मिल जाती है तो लोकसभा से भी महाभियोग पारित हो सकता है। लेकिन मान लीजिए कि उस समय 250 MP उस दिन आए ही थे, तो इसका मतलब क्या है, हमको 350 तो वोटिंग चाहिए थे, जब 250 आए ही हैं तो हो ही नहीं पाया, क्योंकि जितना वोट चाहिए उससे कम तो हमारे मेंबर हैं, तो सांसद उन्हें हटा देगी, जा भैया नहीं हो पाएगा। लेकिन मान लीजिए वोटिंग जो हुई, वोटिंग में कुल सदस्य का 2/3 भाग राज्यसभा से पास हो गया, चला गया सेकेंड हाउस यानी लोकसभा में। लोकसभा में जाएगा, वहाँ भी पास हो गया, तो राष्ट्रपति जो होगा उस दिन से पद छोड़ देगा। मतलब राज्यसभा से पास होने के बाद लोकसभा में पास हो जाता है तो राष्ट्रपति उसी दिन से अपना कार्यभार छोड़ देता है। एक बात और, यदि मान लीजिए जो राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 साल होता है, यदि वो 4 साल पर ही हट जाए या फिर इस्तीफा दे दे या मृत्यु हो जाए तो क्या होगा, तो उस कंडीशन में 6 महीने के अंदर अनिवार्य रूप से बाध्य है दोस्तों कि चुनाव करा लीजिए। लेकिन ऐसा नियम वाइस प्रेसिडेंट यानी उपराष्ट्रपति के लिए नहीं कहा गया है। दोस्तों ये 6 महीने के लिए चुनाव होता है, तो बात बताइए कि राष्ट्रपति कितने समय के लिए राष्ट्रपति बनेगा वो, या शेष समय के लिए बनेगा या पूरे एक कार्यकाल के लिए। दोस्तों वह अगले एक कार्यकाल यानी 5 वर्ष के लिए राष्ट्रपति बनेगा, शेष समय के लिए राष्ट्रपति नहीं बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में राज्य का मुख्यमंत्री मतदान करने के लिए पात्र नहीं होता है। यदि हम आपको बताए थे कि राष्ट्रपति के चुनाव में केवल लोकसभा के MP, राज्यसभा के MP मनोनीत भाग लेते हैं, मनोनीत भाग नहीं लेते हैं, और MLA भाग लेते हैं, MLC यहाँ भाग नहीं लेता है। तो स्वयं प्रत्याशी होता है, सही बात है। इसमें आप आंसर ध्यान दीजिएगा, तीसरा ऑप्शन MLC की बात कही गई है, और हम बताए थे कि राष्ट्रपति के चुनाव में MLC भाग नहीं लेता है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों राष्ट्रपति की शक्तियाँ। राष्ट्रपति की क्या क्या शक्तियाँ हैं, तो राष्ट्रपति की नियुक्ति की शक्ति, जिसमें प्रधानमंत्री की नियुक्ति कराता है आर्टिकल 75 क्लॉज 1 के तहत, महान्यायवादी की नियुक्ति कराता है आर्टिकल 76 के अंतर्गत, कैग की नियुक्ति आर्टिकल 48 के अंतर्गत, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति सुप्रीम कोर्ट के लिए 124 और हाई कोर्ट के लिए 217 के अंतर्गत नियुक्ति, राज्यपाल के लिए आर्टिकल 155 के तहत नियुक्ति, UPSC के अध्यक्ष या सदस्य की बात की जाए उनकी नियुक्ति आर्टिकल 315 के अंतर्गत, चुनाव आयोग के अध्यक्ष सदस्य को 324 जो आर्टिकल के अंतर्गत आता है उसकी नियुक्ति, राष्ट्रीय अनुसूचित आयोग और जनजाति आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की नियुक्ति, वित्त आयोग की नियुक्ति, इन सभी की नियुक्ति दोस्तों ये सब राष्ट्रपति के नियुक्ति के अंतर्गत आता है। मतलब इन सभी का नियुक्ति जो होगा वो राष्ट्रपति ही कराएगा। संसद दोस्तों, यदि संसद का हम बात की जाए आर्टिकल 85 पे हम पिछले बता चुके हैं कि 17वां मतलब सत्र की जो शुरुआत होती है और 17वां और सत्र का जो विघटन होता है वो राष्ट्रपति के अंतर्गत होता है। लेकिन यदि बात की जाए सत्र का स्थगन, मतलब सत्र को यदि बीच में रोकना है तो सदन का अध्यक्ष ही रोक सकता है। धन विधेयक की अनुमति कौन देता है, तो राष्ट्रपति देता है आर्टिकल 109 के तहत। संयुक्त बैठक कौन बुलाता है दोस्तों, तो आर्टिकल 108 के तहत राष्ट्रपति बुलाता है। विधेयक पर अनुमति दोस्तों, यदि कोई बिल आता है और लोकसभा में चला गया, यदि लोकसभा से पास हो जाता है, लोकसभा से पास होने के बाद राज्यसभा में जाता है, राज्यसभा में यदि पास हो जाता है तो प्रेसिडेंट के पास जाता है, राष्ट्रपति के पास। अब राष्ट्रपति के पास आर्टिकल 111 के तहत उसके पास 4 ऑप्शन है, या तो उस बिल को पास कर दे तो अधिनियम बन जाएगा, मना कर दे दूसरा ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन है कि उस बिल को वह पुनर्विचार करने के लिए रख सकता है, चौथा ऑप्शन है कि पॉकेट वीटो, मतलब वो पॉकेट में रखकर भूल जाए। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों अध्यादेश की शक्ति राष्ट्रपति के पास है आर्टिकल 123 के अनुसार। इसमें अस्थायी कानून और राष्ट्रपति के कानूनी शक्ति के बारे में बताया गया है। दोस्तों जो राष्ट्रपति शपथ लेता है आर्टिकल 60 के द्वारा, कौन दिलाता है, तो CGI द्वारा होता है। और राष्ट्रपति किसकी शपथ लेता है, तो राष्ट्रपति संविधान की रक्षा के लिए और लोगों के कल्याण के लिए शपथ लेता है।
क्षमतान शक्ति की बात की जाए दोस्तों, राष्ट्रपति के पास क्षमतान शक्ति होती है। आर्टिकल 72 के अनुसार वह किसी भी व्यक्ति के सजा की अवधि को कम कर सकता है, सजा को माफ़ कर सकता है, और मृत्युदंड और मार्शल लॉ दोनों ऐसा ऑप्शन है जो केवल राष्ट्रपति ही पास कर सकता है। मतलब राज्यपाल के पास भी शक्ति होती है सजा माफ़ करने के लिए, लेकिन मृत्युदंड और मार्शल लॉ को केवल राष्ट्रपति ही माफ़ कर सकता है, राज्यपाल नहीं। आर्टिकल 143 दोस्तों, राष्ट्रपति को यह मतलब अधिकार होता है कि वह सुप्रीम कोर्ट से परामर्श, सलाह या कानूनी रूप से कोई भी ले सकता है, लेकिन यह सुप्रीम कोर्ट के ऊपर निर्भर करता है कि वो उसको सलाह दे राष्ट्रपति को या नहीं दे। और प्रेसिडेंट को भी यह रहता है कि वो सुप्रीम कोर्ट के सलाह को माने या न माने, दोनों की मनमर्जी है। कुछ बीते राष्ट्रपतियों के बारे में हम देख लेते हैं। पहले राष्ट्रपति की बात की जाए तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ये 2 बार राष्ट्रपति रह चुके हैं। दूसरे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जो कि अब ऐसे राष्ट्रपति हैं जो पहले उपराष्ट्रपति भी रह चुके थे, और इन्हें पहला जो भारत रत्न शुरू हुआ था 1954 में, उस समय ही इनको पहला भारत रत्न मिला था दोस्तों। डॉक्टर जाकिर हुसैन की बात करें तो दोस्तों ये ऐसे राष्ट्रपति थे जो उनकी पद पर रहते हुए मृत्यु हो गई थी। इनका कार्यकाल 1967 से 69 तक चला था। वीबी गिरी की बात करें तो यह ऐसे राष्ट्रपति थे जो कार्यवाहक, पहले तो कार्यवाहक बने थे, और यह अंतरात्मा की आवाज़ पर पहले राष्ट्रपति बने और उपराष्ट्रपति भी रह चुके हैं। नीलम संजीव रेड्डी एक ऐसे राष्ट्रपति हैं जो निर्विरोध चुने गए थे। ज्ञानी जैल सिंह की बात की जाए तो यह एक ऐसे राष्ट्रपति हैं जिन्होंने पहली बार पॉकेट वीटो का प्रयोग किया था। प्रतिभा पाटिल की बात की जाए तो यह पहली महिला राष्ट्रपति हैं। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, रामनाथ कोविंद, इनका कार्यकाल 2017 से 2022 तक चला। नेक्स्ट द्रौपदी मुर्मू, अभी देखते हैं इनको। और नेक्स्ट लास्ट आते हैं मोहम्मद हिदायतुल्लाह, यह एकमात्र ऐसे राष्ट्रपति हैं जो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और मुख्य न्यायाधीश रह चुके हैं। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, मान लीजिए राष्ट्रपति नहीं है, राष्ट्रपति नहीं होने पर मृत्यु हो जाती है, इस्तीफा दे देता है, उस समय क्या होगा, कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन बनेगा? तो पहले ऑप्शन पाते हैं कि पहले उपराष्ट्रपति ही कार्यवाहक राष्ट्रपति बनेगा, लेकिन उपराष्ट्रपति भी नहीं है तो उस समय भारत का मुख्य न्यायाधीश बनेगा। दोस्तों ऐसा क्या कभी हुआ है? तो हुआ है दोस्तों, अभी हम पीछे बताएं, मोहम्मद हिदायतुल्लाह, जो ऐसे राष्ट्रपति हैं जो प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट और मुख्य न्यायाधीश रह चुके हैं। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, द्रौपदी मुर्मू के बारे में। द्रौपदी मुर्मू ने 25 जुलाई 2022 को शपथ ली, कार्यभार संभाला इन्होंने, स्टार्ट किया अपना। यह पहली आदिवासी महिला हैं, ध्यान दीजिएगा, और दूसरी सेकंड महिला राष्ट्रपति हैं। झारखंड की ये पहली महिला राज्यपाल रह चुकी हैं। मयूरभंज में इनका, जो उड़ीसा में पड़ता है, इनका बर्थ स्थान है। यदि बात की जाए कि स्वतंत्र भारत के बाद जन्म लेने वाली पहली राष्ट्रपति कौन है, तो ये हैं द्रौपदी मुर्मू जी। इनका जन्म 20 जून 1958 को हुआ था और ये संथाल जनजाति की हैं। यदि बात की जाए कि द्रौपदी मुर्मू को शपथ किसने दिलाया था, तो उस समय हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे NV रमन्ना जी ने, उन्होंने ही शपथ दिलाया था। अब भारत के उपराष्ट्रपति की बात करते हैं दोस्तों। भारत के उपराष्ट्रपति का वर्णन आर्टिकल 63 में किया गया है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। आर्टिकल 64 के अंतर्गत उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा, VP, वाइस प्रेसिडेंट, ध्यान रखिएगा दोस्तों। आर्टिकल 66 के अनुसार वाइस प्रेसिडेंट का भी चुनाव होगा। निर्वाचक मंडल, उपराष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल कैसे होता है? तो यह अप्रत्यक्ष होता है, यह भी गुप्त होता है। गुप्त मतलब यह किसी को भी वोट डाल सकता है। एकल संक्रमणीय पद्धति होता है। वोट की वैल्यू सेम राष्ट्रपति का, मतलब जैसे वोट राष्ट्रपति का होता है वैसे ही वोट इस उपराष्ट्रपति का भी होता है। चुनाव में संसद के सभी, मतलब उपराष्ट्रपति का चुनाव यदि होता है दोस्तों, संसद के सभी MP भाग लेते हैं, ध्यान दीजिएगा, MLA भाग नहीं लेते हैं। और यहाँ पर निर्वाचित MP और मनोनीत MP भी शामिल होते हैं, जबकि राष्ट्रपति में मनोनीत MP शामिल नहीं होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, शपथ, मतलब जो उपराष्ट्रपति है इनको शपथ कौन दिलाएगा? तो इनको शपथ राष्ट्रपति जी दिलाएंगे। आर्टिकल 69 के तहत इनकी योग्यता क्या होनी चाहिए? तो 35 वर्ष आयु कंप्लीट होनी चाहिए, और यह इनकी जो उम्र है राज्यसभा के MP बनने की योग्यता होनी चाहिए। इनका कार्यकाल भी 5 साल के लिए होता है। यदि बात किया जाए इनके
इनके मतलब ये जब इलेक्शन का फार्म भरते हैं तो उनके लिए क्या क्या चाहिए, तो 20 प्रस्तावक होने चाहिए और 20 अनुमोदक होना चाहिए। वहीं दोस्तों राष्ट्रपति के लिए क्या चाहिए होता है, तो 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक होने चाहिए। यदि बात की जाए उपराष्ट्रपति की सैलरी की, तो 4 लाख पर मंथ होता है, और वहीं राष्ट्रपति की सैलरी की बात की जाए तो 5 लाख पर मंथ होता है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, यदि उपराष्ट्रपति की बात की जाए, यदि उपराष्ट्रपति को हटाना है तो उनके लिए अनिवार्य रूप से शुरुआत राज्यसभा से, मतलब हम बताए हैं कि उपराष्ट्रपति को यदि हटाना है तो महाभियोग लाना पड़ता है, और उसे आप पहले राज्यसभा से या फिर पहले लोकसभा किसी से भी आप कहीं से भी आप महाभियोग शुरू कर सकते हैं, महाभियोग प्रक्रिया। लेकिन उपराष्ट्रपति में ऐसा नहीं, उपराष्ट्रपति में एक कंडीशन मस्ट है कि आप अविश्वास प्रस्ताव राज्यसभा से, मतलब अनिवार्य रूप से इनको हटाना है तो राज्यसभा से ही शुरू करना पड़ेगा, और 14 दिन पहले इनको भी सूचना दी जाती है, और इनका जो बहुमत होता है 50% + 1 होता है। यदि यहाँ राज्यसभा से पास हो जाता है तो सेकंड हाउस में जाता है लोकसभा में, और लोकसभा में नॉर्मल बहुमत चाहिए दोस्तों, साधारण बहुमत से भी हट जाएगा। कुछ उपराष्ट्रपति देखते हैं दोस्तों, जिसमें पहले नंबर पर आते हैं डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जिनका आज हैप्पी बर्थडे है दोस्तों, जिन्हें हम टीचर डे के रूप में बनाते हैं। दोस्तों आप सभी को टीचर डे की हार्दिक शुभकामनाएं। हम भूल गए थे इसको दोस्तों डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जो कि पहले उपराष्ट्रपति थे और इनका कार्यकाल 2 बार रहा। हामिद अंसारी की बात कर लेते हैं दोस्तों। हामिद अंसारी भी 2 बार आ चुके हैं, 2007 से 2017 तक। वेंकैया नायडू दोस्तों 2017 से 2022 तक। 14वें राष्ट्रपति की बात की जाए दोस्तों, जिनका चुनाव क्रम कितना है, 16 है। 2 अंक का अंतर इसलिए दोस्तों क्योंकि हामिद अंसारी और सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी 2-2 बार रह चुके हैं। दोस्तों इस बार के जो 14वें राष्ट्रपति हैं जगदीप धनखड़ जी, ये 11 अगस्त 2022 को शपथ लिए थे, मतलब सीट संभाली थी, और यह इनको चुनाव में 528 वोट की प्राप्ति हुई थी, जबकि इनके अपोजिट जो थे मार्गरेट अल्वा, ये हराकर उपराष्ट्रपति बने थे, और मार्गरेट अल्वा को 128 वोट प्राप्त हुए थे। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी जो हैं ये पश्चिम बंगाल के गवर्नर रह चुके थे, और यह इनका जो बर्थ स्थान है झुंझुनू राजस्थान से है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों मंत्रिपरिषद। मंत्रिपरिषद आर्टिकल 74 क्लॉज 1 में ध्यान दीजिएगा कि राष्ट्रपति को सलाह लेने के लिए एक मंत्रिपरिषद होती है दोस्तों, जिसका प्रमुख पीएम होता है दोस्तों एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, इसका जो पीएम यहाँ पर प्रमुख होता है राष्ट्रपति का, यह जो सलाह लेता है यह बाध्यकारी होता है दोस्तों। मतलब कोई भी यदि सलाह पीएम देता है तो उसे राष्ट्रपति को मानना ही होगा। नेक्स्ट देखते हैं आर्टिकल 75(1). इसमें कहा गया है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेंगे, जो लोकसभा में बहुमत दल का नेता ही प्रधानमंत्री होता है, और इसका नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। आर्टिकल 75(2) कहता है कि दोस्तों जो मंत्री होता है वो मंत्री व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होता है। आर्टिकल 75(3) की बात करते हैं, जिसमें मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगी। 75(2) में क्या कह रहा है कि जो मंत्री है, सिंगल मंत्री, वो व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी है, लेकिन जो पूरी मंत्रिपरिषद है वो सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। आर्टिकल 75(5) की बात कर लेंगे, क्लॉज 5, जिसमें कहा गया है अगर मंत्री या प्रधानमंत्री किसी भी सदन का सदस्य नहीं है, मतलब मंत्री बन गया हो और किसी भी सदन, लोअर हाउस अपर हाउस किसी का भी सदस्य नहीं है, तो उसे सबसे पहले उस पद ग्रहण करने के लिए 6 माह के भीतर सदस्य बनना होगा। 6 महीने के अंदर उसे किसी भी मेंबर का सदस्य बनना होगा। एमपी, लोकसभा या राज्यसभा किसी का भी बन सकता है, लेकिन 6 महीने के अंदर पहले बनो तुम। दोस्तों ये बात की जाए कि मंत्रिपरिषद का आकार कैसा होना चाहिए, तो मंत्रिपरिषद का आकार दोस्तों, मंत्रिपरिषद शब्द जो है इसका उल्लेख संविधान में कहीं भी नहीं है, और यह एक मंत्रिपरिषद के आकार का उल्लेख दोस्तों मूल संविधान में कहीं भी नहीं है, और यह 91वें संविधान संशोधन 2003 द्वारा मंत्रिपरिषद का आकार तय हुआ। लोकसभा के कुल सदस्य की बात की जाए तो 15% तक मैक्सिमम होता है, लेकिन अपवाद दिल्ली में है दोस्तों। दिल्ली में विधानसभा के कुल सदस्य का 10% ही लिया जाता है। मान लीजिए दिल्ली में कुल विधानसभा के सदस्य होते हैं 70, जिसमें यहाँ पर इसका 10% 7 मैंने सीएम +6 मंत्री, यानी यहाँ पर
मंत्रिपरिषद मतलब कुल मंत्री कितने हैं, यहाँ पर 7 मंत्री है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, एक चीज़ याद रखिएगा कि ये पूरी जो संरचना, एक मिनट दोस्तों, ये जो हमने बताया एक सर्किल, इस सर्किल दोस्तों डिनोट कर रहा है किसको, तो यह मंत्रिपरिषद को डिनोट कर रहा है। लेकिन उसके अंतर्गत एक पीएम होता है, पीएम। अब पीएम जो होता है दोस्तों मंत्रिपरिषद के समान होता है, मतलब मंत्री का ही एक भाग है। और लेकिन उसमें पीएम जो होता है समान में सर्वप्रथम होता है, मतलब सबसे पहले स्थान पर होता है। इस बात को किसने कहा, लॉर्ड मार्ले ने कहा है। और दूसरा कैबिनेट इसके अंतर्गत आता है। और कैबिनेट क्या होते हैं, तो अपने विभाग के प्रमुख होते हैं। कैबिनेट मंत्री दोस्तों आप सुने होंगे, वित्त मंत्री, विदेश मंत्री, जल मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री, शिक्षा मंत्री, ये सब कैबिनेट मंत्री के अंतर्गत आते हैं दोस्तों। उसके बाद राज्य मंत्री या स्वतंत्र प्रभार मंत्री। दोस्तों जिस विभाग में कैबिनेट मंत्री नहीं होते हैं वहाँ के प्रमुख राज्य मंत्री या स्वतंत्र प्रभार मंत्री होते हैं। नेक्स्ट एक क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। क्वेश्चन ये है स्टेटमेंट के रूप में कि मंत्रिपरिषद के अंतर्गत कैबिनेट होता है, ऑप्शन 1। ऑप्शन 2 कह रहा है कि कैबिनेट के अंतर्गत मंत्रिपरिषद होता है, या ऑप्शन सी कह रहा है कि मंत्रिपरिषद और कैबिनेट तीनों अलग होते हैं। चौथा ऑप्शन कह रहा है कि मंत्रिपरिषद और सी माने कुछ समान है। तो दोस्तों हम अभी बताए हैं कि मंत्री ये टोटल जो, एक मिनट दोस्तों, ये जो टोटल हम दिखाएं सर्किल, ये टोटल मंत्रिपरिषद के अंतर्गत है। लेकिन इसके अंदर एक कैबिनेट की सभा, मतलब ये मंत्रिपरिषद के अंतर्गत कैबिनेट है। तो आप ऑप्शन 1 को ध्यान रखिएगा, ऑप्शन 1 कि मंत्रिपरिषद के अंतर्गत कैबिनेट आता है। ये यूपीएससी का क्वेश्चन है दोस्तों। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, उसी बात को हमने लिखा है कि कैबिनेट जो होता है वह मंत्रिपरिषद के सबसे महत्वपूर्ण मंत्रियों का छोटा समूह है। दोस्तों क्वेश्चन है, क्या कैबिनेट शब्द का उल्लेख संविधान में था? दोस्तों यह नहीं, कैबिनेट शब्द का उल्लेख मूल संविधान में नहीं था। लेकिन वर्तमान में 44वां संविधान संशोधन होता है 1978 द्वारा, और यह आर्टिकल 352 में राष्ट्रीय आपात को लागू करने के कैबिनेट की लिखित अनुमति की शर्त पर जोड़ा गया। इसको ध्यान रखिएगा दोस्तों, आर्टिकल 352 को राष्ट्रीय आपात को लागू करने के कैबिनेट की लिखित अनुमति की शर्त को जोड़ा गया था। दोस्तों जो मंत्रिपरिषद है और मंत्रिपरिषद के जो विभाग हैं, पोर्टफोलियो हैं, इनको कौन डिसाइड करता है? कौन डिसाइड मतलब कौन विदेश मंत्री होगा, कौन गृह मंत्री होगा, कौन स्वास्थ्य मंत्री होगा, कौन शिक्षा मंत्री होगा, ये कौन डिसाइड करता है दोस्तों? तो पीएम डिसाइड करता है। लेकिन यदि बात किया जाए पीएम की मृत्यु हो जाए या फिर पीएम इस्तीफा दे दे तो उस समय मंत्रिपरिषद जो होता है वह स्वतः अपने आप समाप्त हो जाता है। एक मिनट दोस्तों, हाँ तो दोस्तों अब देखते हैं आर्टिकल 78। आर्टिकल 78 में मंत्रिपरिषद और राष्ट्रपति की बीच की कड़ी जो होती है वो पीएम होती है। मतलब दोस्तों यदि कोई भी सलाह आर्टिकल 74 के अनुसार दोस्तों यदि पीएम दे रहा है राष्ट्रपति को, तो वह जो भी सलाह देता है वह पूरे जो मेंबर हैं, सदस्य हैं राज्यसभा लोकसभा, उनके तर्ज पर दे रहा है। भले उसे सलाह ले या न ले, लेकिन मान लिया जाता है कि वो पूरे मंत्रियों के तर्ज पर या प्राइम मिनिस्टर राष्ट्रपति को सलाह दे रहा है। इसलिए मंत्रिपरिषद और राष्ट्रपति के बीच की कड़ी कौन है? तो वो पीएम होता है। पीएम की बात किया जाए दोस्तों तो पीएम जो होता है वो वास्तविक प्रमुख होता है। पीएम की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, पीएम को शपथ राष्ट्रपति दिलाता है। और जो पीएम होता है दोस्तों वो बहुमत दल का नेता होता है लोकसभा में। और जो हम अभी बताएं ऊपर कि समान में प्रथम, मतलब सभी मंत्रियों में यह भी एक मंत्री होता है, लेकिन सब समान होता है वो भी, लेकिन वह उनमें सर्वप्रथम होता है, मतलब पहला स्थान पर होता है। वो यह बात लॉर्ड मार्ले ने कहा था। दोस्तों यदि बात किया जाए कि जो पीएम कौन कौन सी संस्थाओं का पदेन अध्यक्ष होता है? पदेन अध्यक्ष का मतलब ये होता है दोस्तों, पदेन अध्यक्ष का मतलब प्रधानमंत्री अध्यक्ष नहीं होगा, प्रधानमंत्री का पद अध्यक्ष होगा। तो ऐसी कौन कौन सी संस्थाएं दोस्तों जिसका अध्यक्ष पीएम होता है? तो नीति आयोग,
अंतर्राज्य परिषद आर्टिकल 263 में कहा गया है, और CSIR काउंसिल ऑफ साइंटिफिक इंडस्ट्रियल रिसर्च। तीन ऐसे आयोग हैं जिनका प्रतिनिधि PM होता है, नीति आयोग, अंतर्राज्य परिषद और CSIR। CSIR के महानिदेशक की बात की जाए दोस्तों तो है नल्लाथम्बी कलाईसेल्वी, और यह पहली महिला हैं और इसकी स्थापना 1942 में हुई थी। कुछ रह चुके भारत के प्रधानमंत्री के बारे में देखते हैं, जिनमें आते हैं पहले स्थान पर पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। इनका कार्यकाल सबसे लंबा चला था 1947 से 1964, जो कि 16 वर्ष 9 माह 12 दिन चला था, और यह सबसे लंबा कार्यकाल है। इन्हीं के समय पंचशील समझौता आया था 1954 में हिंदी चीनी भाई। और उस समय पहले उप प्रधानमंत्री कौन थे दोस्तों, तो उस समय थे सरदार पटेल। दोस्तों सरदार पटेल ही भारत के फर्स्ट गृह मंत्री भी थे। नेक्स्ट आते हैं लाल बहादुर शास्त्री, 1964 से 66 तक। इन्होंने जय जवान जय किसान का नारा दिया था। और दोस्तों लाल बहादुर शास्त्री के समय ही ताशकंद समझौता हुआ था उज्बेकिस्तान में 1966 के अंतर्गत। जो दोस्तों जय जवान जय किसान का नारा लाल बहादुर शास्त्री ने दिया, लेकिन जय जवान जय किसान जय विज्ञान का नारा अटल बिहारी वाजपेयी ने दिया। एक और दोस्तों जय जवान जय किसान जय विज्ञान और जय अनुसंधान की बात की जाए तो इसका नारा PM मोदी ने दिया था। नेक्स्ट प्रधानमंत्री देखते हैं दोस्तों श्रीमती इंदिरा गांधी जी, जिनका कार्यकाल ये 2 बार PM रह चुकी हैं, 1966 से 67 और 80 से 84। इनके समय में दोस्तों उप प्रधानमंत्री कौन थे, तो वो थे मोरारजी देसाई जी, और ये बांग्लादेश को स्वतंत्र कराई थी 1971 में। इन्होंने ही 42वें संविधान संशोधन 1976 कराया था, और इसी संविधान को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, लघु संविधान कहते हैं। जो सिक्किम था दोस्तों, सिक्किम एक देश था, इस देश को अपने भारत में शामिल श्रीमती इंदिरा गांधी के अंतर्गत हुआ, और यह 22वां राज्य 1975 में बना। दोस्तों मोरारजी देसाई 1977 से 1979 तक, यह 44वें संविधान संशोधन 1978 में, मतलब यह 44वां संविधान संशोधन करते हैं, और 300A मतलब जो संपत्ति का अधिकार था उसे कानूनी अधिकार देते हैं। और ये मोरारजी देसाई जो थे यह सबसे बुजुर्ग PM थे, और ये एक ऐसे PM थे जो पद से त्याग पत्र देने वाले पहले प्रधानमंत्री थे, मतलब पद पर रहते हुए यह त्याग पत्र दे दिए। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों राजीव गांधी, इंदिरा गांधी के बेटे। इनका कार्यकाल चलता है दोस्तों 1984 से 1989 तक। 1984 से 1989 तक, और ये सबसे युवा PM थे। और दोस्तों ये भारी मतों से विजयी हुए थे। इनको सीट 420 प्लस के करीब मिली थी। बहुमत दल के नेता थे, और यह इन्होंने दो संविधान संशोधन किए। पहला था दोस्तों 52वां संविधान संशोधन 1985, जिसमें उन्होंने दल बदल अधिनियम को रोकने के लिए अनुसूची 10 लागू किया, और दूसरा 61वां संविधान संशोधन जिन्होंने मतदान की उम्र को 21 वर्ष से 18 वर्ष कर दिया। नेक्स्ट PM आते हैं दोस्तों विश्वनाथ प्रताप सिंह, जिन्हें BP सिंह भी कहते हैं। ये 1989 से 1990 तक थे, और यह मंडल आयोग की सिफारिश की लागू करते हैं 1990 में। और एक ऐसे प्रधानमंत्री थे जो अविश्वास प्रस्ताव से हटाए गए थे, पहले प्रधानमंत्री। PV नरसिम्हा राव की बात करते हैं। इनका कार्यकाल 91 से 96 तक चला था, और इन्होंने LPG पद्धति लाई थी, यानी उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण। दोस्तों इन्होंने 73वां संविधान संशोधन 1992 के अंतर्गत किया, जो इसके अंतर्गत अनुसूची 11 को जोड़ा गया, और यह 74वां संशोधन 1992 में भी करते हैं, और इसके अंतर्गत अनुसूची 12 को भी जोड़ देते हैं। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी। यह पहले जनता दल के नेता थे, लेकिन 6 अप्रैल 1980 को यह BJP की स्थापना करते हैं। और अटल बिहारी वाजपेयी जी 3 बार PM रह चुके हैं। और दोस्तों सबसे छोटा कार्यकाल की बात की जाए तो अटल बिहारी वाजपेयी जी का है, जो 13 दिन तक थे, और इनकी 51 कविताएँ हैं। यह 2015 में इनको भारत रत्न प्राप्त हो चुका है। इन्होंने 86वां संविधान संशोधन 2002 में किया, जिन्होंने जो आर्टिकल 21A के अंतर्गत आता है शिक्षा का अधिकार। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों इंदर कुमार गुजराल, जिनका कार्यकाल 97 से 1908 तक आता है, और इन्होंने गुजराल सिद्धांत दिया। गुजराल सिद्धांत में कहा गया है
पड़ोसी के साथ संबंध, मतलब पड़ोसी देशों के साथ कैसा संबंध रहा है। नेक्स्ट पीएम की बात करते हैं दोस्तों, डॉक्टर मनमोहन सिंह 2004 से 2014 तक वित्त मंत्री रह चुके हैं 1991 में। इनकी एक बुक है चेंजिंग इंडिया, याद रखिएगा। नेक्स्ट एंड लास्ट पीएम देखते हैं दोस्तों, नरेंद्र मोदी। यह 26 मई 2014 से अभी तक बने हुए हैं। यह 15वें पीएम है। इनकी बुक है एग्जाम वॉरियर और इनकी बायोग्राफी याद रखिएगा, ऑटोबायोग्राफी ज्योति पुंज। इनके सम्मान की बात किया जाए दोस्तों, इनको किन किन देशों से सर्वोच्च सम्मान प्राप्त हुआ है, तो इन्हें फिजी, पलाऊ, मिस्र, ग्रीस, फ्रांस, पपुआ न्यू गिनी, इन देशों से सर्वोच्च सम्मान, इन देशों का सर्वोच्च सम्मान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को प्राप्त है। दोस्तों क्लास अच्छी लग रही हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। आप लोग शेयर नहीं करते हैं, शेयर भी कर दीजिए। नेक्स्ट एंड लास्ट देखते हैं दोस्तों, उप प्रधानमंत्री। कुछ उप प्रधानमंत्री को भी याद रखिए। उससे पहले देखते हैं कि क्या उप प्रधानमंत्री शब्द का उल्लेख संविधान में है, तो उप प्रधानमंत्री शब्द का उल्लेख संविधान में नहीं है। सरदार पटेल उप प्रधानमंत्री रह चुके हैं। मोरारजी देसाई, चौधरी चरण सिंह प्लस जगजीवन राम, यशवंतराव चौधरी, देवीलाल और लाल कृष्ण आडवाणी, ये सभी उप प्रधानमंत्री रह चुके हैं। दोस्तों क्लास कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। दोस्तों चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे आगे की वीडियो आपको सही समय पर उपलब्ध होती रहे। थैंक यू दोस्तों।